नमस्कार आप सभी को स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी में जो वीपीओ की वैकेंसी आई थी ग्राम पंचायत अधिकारी की, उसके 1000 क्वेश्चंस कर रहे थे और ये इसका सेट नंबर 8 है। इससे पहले हम लोगों ने 7 सेट कर लिए हैं। अगर आपने इनको नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। आपको चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे 175 तक और उसी के आगे शुरू करते हैं। 176 देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही कौन है उसे पहचानो। पहला दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था सामाजिक राजनैतिक और आर्थिक न्याय समानता वास्तविक लोकतंत्र की भावना स्थापित करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। तो ये सही है। पंचायती राज व्यवस्था जो है वो सामाजिक है, राजनैतिक, आर्थिक न्याय समानता वास्तविक लोकतंत्र की भावना को स्थापित करती है। पंचायती राज व्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में मतदान करके एवं चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लेकर अपना योगदान देती है। तो ये भी सही है। ठीक है, ये दोनों सही हैं। कथन एक और दो दोनों सही हैं। जब पंचायतों में अगर हम चुनाव की बात करें तो क्या आप मुझे बता सकते हो, आप मुझे एक वाक्य बताइए कि अगर मैं ये लिखूं कि मुझे ये बताओ, पंचायतों में जो चुनाव होते हैं इन चुनावों में राजनीतिक पार्टियों का भी हस्तक्षेप होना चाहिए। पार्टियों को शामिल होना चाहिए। ठीक है, ये किस समिति ने कहा था, क्या बता सकते हो? फिर से समझो, पंचायतों के चुनाव जो होते हैं उनमें राजनीतिक पार्टियों का भी हस्तक्षेप होना चाहिए, राजनीतिक पार्टियों का भी प्रभुत्व होना चाहिए। ये किस समिति की सिफारिश थी? ये थी अशोक मेहता समिति की सिफारिश। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 177, राज्य निर्वाचन आयोग क्या है? तो राज्य निर्वाचन आयोग क्या है आपसे ये पूछा गया है। राज्य निर्वाचन आयोग जो है वह एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था है। क्यों? क्योंकि इसका उल्लेख आर्टिकल 243 की के में है। अगर जिसका उल्लेख संविधान में होगा तो वो संवैधानिक संस्था होगी। तो आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, ग्राम पंचायत, मुझे यहां से एक प्रश्न बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताओ कि ग्राम पंचायत मतदाता सूची, इसके बारे में मुझे बताइए। मुझे ये बताओ कि ग्राम पंचायत मतदाता सूची उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की किस धारा में वर्णित है? क्या बता सकते हो आप? ये जो ग्राम पंचायत की मतदाता सूची है ये धारा 9 में उल्लिखित है। याद रखिएगा, कुछ धाराएं हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, धारा नंबर है बी। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें है क्षेत्र पंचायत के लिए मतदाता सूची। ठीक है, एक मैं लिख रहा हूं धारा नंबर 18 का बी। इसमें क्या है? इसमें है जिला पंचायत के लिए मतदाता सूची। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, ग्राम पंचायत के लिए मतदाता सूची कहेगा कि किस धारा में है, तो धारा नंबर 9, याद रखिएगा। लेकिन ये जो ग्राम पंचायत की मतदाता सूची धारा 9 में है, ये किस अधिनियम में वर्णित है? अगर आपसे एक्ट पूछ दे तो क्या कहोगे? संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947, याद रखिएगा। अब आ जाओ नीचे, धारा 6 बी, अगर आपसे पूछे क्षेत्र पंचायत के लिए मतदाता सूची, इसका उपबंध कहाँ मिलता है? तो धारा 6 बी में। जिला पंचायत के लिए मतदाता सूची का प्रावधान कहाँ मिलता है? धारा 18 बी में। अब आपसे ये पूछते कि इन दोनों, ये जो मतदाता सूचियां हैं क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की, इसका उल्लेख किस अधिनियम में मिलता है? तो क्या कहोगे? तो आप एक अधिनियम बताओगे, तब ये वाला अधिनियम नहीं बताओगे आप, क्योंकि ये अधिनियम ग्राम पंचायत से संबंधित है। क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का अलग अधिनियम है। कौन सा है? जरा लिख लो इसको। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत जिला पंचायत अधिनियम 1961, याद रखिएगा, 1961। इस अधिनियम की धारा 6 बी और 18 बी में वर्णित है क्रमशः
क्षेत्र पंचायत के लिए मतदाता सूची और जिला पंचायत के लिए मतदाता सूची। ठीक है। नेक्स्ट देखो, किसी पंचायत की अवधि की समाप्ति से पूर्व पंचायत के विघटन पर गठित पंचायत की अवधि कितनी होनी चाहिए? तो आप ऐसे समझो, मान लो ये कोई पंचायत है, ठीक, ये इसकी टोटल अवधि है। पंचायत ने यहां से अपना काम करना शुरू किया जीरो से, और पंचायत चलते चलते 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, और अंत में पहुंचते पहुंचते ये 6 महीने का कार्यकाल इसका बचा। अब ये इसके पास शेष जो समय है वो 6 माह का है, तो पंचायत फिर भंग नहीं होगी, याद रखिएगा। ठीक है। लेकिन अगर पंचायत का ये जो 6 महीने है, 6 महीने से पहले, यानी कि इस ड्यूरेशन में कहीं अगर इसका विघटन हो जाता है, तो फिर होगा निर्वाचन। ठीक है। अब अगर इसका निर्वाचन होगा, जो नई पंचायत होगी जब उसका निर्वाचन होगा, तो फिर वो कितने समय तक के लिए रहेगी? तो जो नई पंचायत का निर्वाचन होता है, फिर वो केवल और केवल जितना भी शेष समय होता है, शेष समय के लिए वो गठित होती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? शेष समय। वही आपसे पूछा है, किसी पंचायत की अवधि की समाप्ति से पूर्व अगर पंचायत का विघटन हो जाए, तो उस पर जो नई पंचायत गठित होती है, तो उसकी अवधि कितनी होती है? शेष अवधि होती है। बात खत्म। ठीक है। नेक्स्ट देखो, राज्यसभा के सदस्यों का और राज्य की विधान परिषद के सदस्यों का पंचायत समिति, जिला पंचायत में प्रतिनिधित्व के लिए उपबंध की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? ये पूछा है आपसे, तो आप बता दीजिए। और उपबंध की व्यवस्था किस आर्टिकल में की गई है? एक आर्टिकल है 243 का सी का 3 का तीसरा। ठीक है। 243 का सी, सी का 3 का तीसरा, तीसरा नहीं, ये चौथा है, सॉरी चौथा। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, हाँ, ये वाला 243 का गा, तीसरे का घा। चूंकि हिंदी में लिखा है तो घा लिख दिया है, मैंने रोमन अंकों में लिख दिया है। ठीक है। और यही आर्टिकल है जो कहता है कि जो राज्यसभा और राज्य की विधान परिषद के सदस्यों का पंचायत समिति और जिला पंचायत में प्रतिनिधित्व के लिए उपबंध करता है। अब एक बात समझो, इस आर्टिकल में तो उपबंध की बात करी गई है। ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इन सारे के सारे सर्कमस्टांसेस यानी परिस्थितियों की व्यवस्था कौन करेगा? व्यवस्था अर्थात उपबंध बनाएगा कौन? उपबंध की व्यवस्था यहां पूछिए किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल हो जाएगा ये। लेकिन अगर आपसे पूछे ये उपबंध बनाएगा कौन, या हम कहें उपबंध बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, तो क्या कहोगे आप? तो यहां से एक उत्तर निकल के आएगा, उत्तर प्रदेश का विधान मंडल। ठीक है। कोई भी नियम, कोई भी उपनियम, किसी भी प्रकार की किसी भी प्रकार का विधान अगर बनाना है, तो उसमें हमें उत्तर प्रदेश विधान मंडल को ही ऑप्शन में टिक करना है। ठीक है। क्यों टिक करना है? क्योंकि विधान बनाने की जिम्मेदारी, हाँ, विधानमंडल की होती है, संसद की होती है। लेकिन चूंकि पंचायती राज की बात की जा रही है, तो पंचायती राज है राज्य सूची का विषय, और राज्य सूची के विषय पर राज्य कानून बनाता है। इसलिए हम उत्तर प्रदेश विधानमंडल को ही चुनेंगे जब भी कभी नियम बनाने की बात आएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखो, पंचायतों को संवैधानिक दर्जे की प्राप्ति ग्राम पंचायतों के विकास के किस चरण में हुई है? तो उत्तर प्रदेश में जो पंचायतों का विकास है, उत्तर प्रदेश में, यहां से आप नोट करते जाइए हमारे साथ साथ, उत्तर प्रदेश में जो पंचायतों के विकास के चरण हैं, ठीक है, वो विकास के चरण है टोटल 6। ये लिख लो आप। पहला जो विकास का चरण है, वो कब से कब तक है, ये पूछा जा सकता है आपसे सीक्वेंस लगाने के लिए। पहला विकास का चरण 1947 से 1953 तक है। पंचायती राज उत्तर प्रदेश में जो पंचायती राज का विकास हुआ है, उसका दूसरा चरण 1953 से लेकर 1960 तक माना जाता है। तीसरा चरण 1960 से लेकर 1972 तक है। चौथा चरण है 1972 से लेकर 1982 तक। पांचवा चरण है 1982 से लेकर 1999 तक। और छठा चरण है 1999 से लेकर सॉरी 1982 से लेकर 99 नहीं है, ये है 93। ठीक है। और ये 93 से लेकर 1994 तक है। ठीक। ये 6 चरण है, इनको आपको याद रखना है। अब इसमें आप उठा लो छठा चरण।
छठा चरण ये कब से कब तक है? ये है 1993 1994। इसी चरण में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम 1994 आया था। ठीक है। और मैं लिखे दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम 1994 इसी में आया था, इसी चरण में। ठीक है। और इसे लागू कब किया गया था, ये तिथि पूछी जाती है हमारी परीक्षाओं में। इसे लागू किया गया था 22 अप्रैल 1994 में। ठीक है। तो आपसे वही पूछा गया है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जे की प्राप्ति ग्राम पंचायतों के किस विकास चरण में दी गई थी? तो ये जो छठा विकास चरण है, इसी में आपको पता होगा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1993 में। है ना? तो अब देख लो 1993 इसी चरण में लाई कर रहा है। ठीक है। तो यही हमारा छठा चरण आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ग्राम पंचायत की अनुमति प्राप्तियों और व्यय का विवरण उसकी बैठक में किस प्रकार के बहुमत से पारित किया जाता है? किस प्रकार के बहुमत से पारित किया जाता है? तो बहुमत होता है उपस्थित उपस्थित और मतदान वाले सदस्यों का सदस्यों का साधारण बहुमत। ठीक है। तो ये साधारण बहुमत से पारित होता है विधेयक। नेक्स्ट देखो, पंचायतों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की स्त्रियों के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? मैंने इसको आपको बताया था। एक आर्टिकल है 243 का घ या 243 का डी। क्या है इसमें? इसमें है सीटों का आरक्षण। ये बहुत ही माइनर है, बहुत बारीक है इस अंतर इसमें। अब जरा गौर से समझिएगा जो मैं बता रहा हूं। अगर आपसे पूछ दे 243 का घ का फर्स्ट, यानी 243 आर्टिकल घ सब क्लॉज क्लॉज घ सब क्लॉज 1, इसमें क्या है? इसमें दो आर्टिकल हैं। इसमें दो आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल क्या कहता है? पहला आर्टिकल कहता है एससी एससी को सीटों का आरक्षण। ठीक है। अगर आपसे केवल पूछे एससी को सीटों का आरक्षण तो 243 घा का फर्स्ट। अच्छा, दूसरे में आओ। दूसरे में क्या कहता है? दूसरे में कहता है एसटी को सीटों का आरक्षण। ठीक है। और ये जो आरक्षण मिलेगा ये जनसंख्या के आधार पर मिलेगा। लेकिन आपसे पूछा क्या है? स्त्रियों के लिए आरक्षण। अब फिर से एक आर्टिकल और देखो, 243 का घा, ठीक है, का दूसरा। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है एससी और एसटी महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाएगा। अब आपसे पूछा है एससी और एसटी महिलाओं को आरक्षण किस आर्टिकल में दिया जाएगा? तो यही आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है। बात समझ पा रहे हो? एक यहां से आर्टिकल और देखो, आर्टिकल 200, चूंकि ये भी पूछा जा सकता है। आर्टिकल 243 का घा का 4। ठीक। अब देखो इसमें क्या है? इसमें है एससी एसटी और अन्य महिलाएं अन्य महिलाएं को अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण। ये नया शब्द जोड़ा है मैंने। अभी ऊपर आपने किसी में अध्यक्ष पद नहीं देखा होगा। अगर आपसे बोला जाए कि ग्राम पंचायतों में एससी एसटी महिलाओं के लिए अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण किसमें है, तो आप बताओगे 243 का घा का 4। ठीक है। तो ये बातें आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 83। मध्यवर्ती स्तर पर मध्यवर्ती स्तर या जिला स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? ये पूछा है। तो अब आप ऐसे देखो, किसके द्वारा किया जाता है? तो ये है हमारा ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत का एक होता है अध्यक्ष। ये हो गई हमारी मध्यवर्ती पंचायत। ठीक है। और इसका भी एक होता है अध्यक्ष। ये हो गई हमारी जिला पंचायत। जिला पंचायत, और इसका भी एक होता है अध्यक्ष। तो इसमें जरा देखो किसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, किसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, देख लेते हैं। ठीक है। इनमें से किसका चुनाव होगा प्रत्यक्ष रूप से? प्रत्यक्ष से सीधा आशय है जिसके लिए जनता स्वयं वोट देगी। इसका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। इसका सीधा सा आशय है कि जनता वोट नहीं देगी, जनता के द्वारा जनता के प्रतिनिधि वोट देंगे। ठीक है। यहां तक बात।
अब देखो, ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वो प्रत्यक्ष चुना जाता है। मध्यवर्ती पंचायत जो भी होती है वो प्रत्यक्ष नहीं बल्कि मध्यवर्ती पंचायत के सदस्य ही अपने में से एक अध्यक्ष चुनते हैं। तो ये होगा, हाँ, अप्रत्यक्ष चुनाव इसका होगा। जिला पंचायत का अध्यक्ष प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष, यानी कि जिला पंचायत के जितने भी सदस्य होते हैं वो अपने में से ही एक अध्यक्ष चुन लेते हैं। तो ये इसका ग्राफ बनेगा। अब देखो, क्वेश्चन में वापस आओ। मध्यवर्ती स्तर या जिला स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है? निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही, हाँ, वो लोग चुनते हैं। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में मध्यवर्ती स्तर की पंचायत का गठन कहाँ वर्णित है? ये जो वर्णित है, ये कैसा वर्णित है? ये वर्णित है आदेशात्मक। आदेशात्मक उपबंध दिए गए हैं, तो केवल आदेशात्मक होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। वैदिक काल में ग्राम का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता था? वैदिक काल में ग्राम का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता था? ये होता था ग्रामणी। अच्छा, अब यहां से देखो, एक हमारा ग्रंथ है महाभारत। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, चूंकि आपके ग्राम पंचायत अधिकारी में जो इतिहास है वो पूछा गया है। एक टॉपिक है पंचायती राज का उद्भव एवं इतिहास, तो उसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और 10 नंबर का आना है। महाभारत ये एक ग्रंथ है और महाभारत में एक पर्व है जिसका नाम है शांति पर्व। ठीक है, इस शांति पर्व में स्थानीय शासन के साक्ष्य मिलते हैं। स्थानीय शासन के क्या मिलते हैं? साक्ष्य। ठीक है, अब एक बात समझो, महाभारत में ही कुछ शब्दावलियां दी गई हैं, जैसे ग्रामिक, जैसे दशक, विंश, अधिपति। ठीक है, और हम अगर बात करें तो फिर शतग्राम अध्यक्ष। ठीक है, ये शब्दावलियां कुछ दी गई हैं। ये शतग्राम अध्यक्ष लिखा है। और अगर हम बात करें तो शतग्राम पति, ये शब्द कुछ दिए गए हैं। तो जो ग्रामिक होता है, ये तो अध्यक्ष होता है, ठीक है, गांव का। जो दशप होता है, यहां से जरा गिनती शुरू करते हैं। जो दशप होता है उससे वो से 10 गांव उसके अंडर में होते हैं। विंश अधिपति के अंडर में कितने गांव होते हैं? विंश अधिपति के अंडर में होते हैं 20 गांव। विंश का अर्थ ही होता है 20। शत ग्राम अध्यक्ष होता है इसके अंडर में 100 गांव। ठीक है, और शत ग्रामपति के अंडर में कितने होते हैं? 1000 गांव। तो ये डेटा याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है, आपसे ये पूछ रहा है। तो महिलाओं के लिए कहाँ गया? महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? 13 है। ठीक है, कुल स्थानों का 1/3, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो। वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के उपबंध मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती? मैंने अभी आपको बताया था कितनी है? 20 लाख। ठीक है, इससे अगर नीचे आबादी है तो मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं, तो शायद याद भी हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट देखो। ग्राम पंचायतों में सुशासन, गुड गवर्नेंस के स्तर को बढ़ाने के लिए कितने टी सिद्धांतों को लागू किया जा रहा है? 5 टी। 5 टी कौन कौन से हैं? अब इनको इनको एक जगह लिख लेते हैं। 5 टी से आशय है, एक, पहला वाला है टीम वर्क। ठीक है, दूसरे टी का मतलब है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। तीसरे टी का मतलब है टाइम लिमिट। ठीक है, चौथे टी का आशय है, 3 हो गए, 1 2 3। चौथे टी का आशय है ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। और टी का आशय है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये 5 टी हैं, इनको आप याद रखिए। और इन 5 टी को मिला के गुड गवर्नेंस की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट देखो। ग्राम पंचायत के संगठन को अधिसूचित करने के लिए ग्राम प्रधान के अतिरिक्त
कितने सदस्यों को निर्वाचित होना आवश्यक है? ग्राम प्रधान के अतिरिक्त कितने सदस्यों को निर्वाचित होना आवश्यक है? 2/3। तो याद रखिएगा, 2/3 सदस्य, ये फैक्चुअल डेटा है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इस संविधान संशोधन द्वारा एक सुनियोजित पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। और इसी के द्वारा पंचायती राज की व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात कर लें, 1992। इसके द्वारा नगर पालिका को नगर पालिका को, हाँ, संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट देखो, किस वर्ष गांवों को आत्मनिर्भर एवं संपन्न बनाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कृषि उत्पादन और कल्याण उप समितियों का गठन ग्राम स्तर पर किया गया? तो एक चरण है ग्राम पंचायत के विकास का, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के विकास का तीसरा चरण कब से कब तक रहा? 1960-61 से लेकर 1971, 1972। 1961-60 से लेकर 1971-72 तक का चरण तीसरा चरण कहलाता है। ठीक है। और ये जो तीसरा चरण है, इसमें एक ईयर है 1960-1961। इसी वित्त वर्ष के दौरान ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कृषि उत्पादन कल्याण उप समितियों का गठन किया गया। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1960-61। अब देखो 60-61 में और क्या क्या हुआ जो हमारी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। इसमें हुआ ये कि जो पंचायत राज है, पंचायत राज अधिनियम में संशोधन किया गया। ठीक है। पंचायत राज अधिनियम में संशोधन किया गया और कहा गया कि ग्राम सभा के प्रधान, पंचायत राज अधिनियम में संशोधन किया गया और इसी अधिनियम में 1960-61 में कहा गया कि ग्राम सभा के प्रधान का जो चुनाव होता है वो गुप्त मतदान प्रणाली के आधार पर प्रणाली के आधार पर किया जाएगा। ठीक है। ये स्टेटमेंट एज इट इज रट्टा मारनी है आपको। ग्राम पंचायत, जो ग्राम सभा का प्रधान होता है, उसका चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली के आधार पर किया जाएगा। ये किस वर्ष कहा गया? 1960-61 में। जब उप समितियों का गठन हुआ था उसी समय ये एक रिफॉर्म और आया था। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की पहली पाठशाला कहा गया है? पाठशाला माना जाता है। ठीक है, ये माना जाता है स्थानीय स्वशासन को। नेक्स्ट देखो, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत कोई भी चिकित्सीय व्यवसायी जो धारा 10(3), ये धारा याद रखो, धारा 10 का 3, 10(3) के अधीन मृत्यु के कारण का प्रमाण पत्र अगर देने से वो इनकार कर दे तो उसे कितना जुर्माना लगाया जाएगा? याद रखिएगा, ये राशि एज इट इज याद कर लेनी है। कुछ राशियां हैं जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उसकी लिस्ट दे दूंगा कि ग्राम सभा अपने अपनी भूमि में अगर कोई जानवर बांधता है तो उसे कितना रुपया उससे वसूलेगी, टैक्स कितना लेगी, मेलों से बाजार से अधिकतम कितना ले सकती है। तो उसकी एक लिस्ट है, वो मैं टेलीग्राम पर डलवा दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अगर कोई डॉक्टर है, चिकित्सीय व्यवसायी है, वो मृत्यु के कारण जो प्रमाण पत्र देता है, उससे अगर वो इनकार कर दे तो उसे 50 रुपए का जुर्माना देना होगा। किस धारा के तहत देना होगा? 10(3). नेक्स्ट देखो, जन्म पंजीकरण के समय बच्चे का भार कितना लिखा जाना चाहिए? 0.1 अंक तक। ठीक है, 0.1 अंक तक इसका भार लिखा जाना चाहिए। कमेंट बॉक्स में बताइए, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब आया था? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट देखो, भारत के महारजिस्ट्रार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत का जो महारजिस्ट्रार होता है उसकी नियुक्ति करता है केंद्र सरकार। ठीक है, किस अधिनियम के तहत की जाती है, अगर मैं ये आपसे पूछ लूं, ये जो महारजिस्ट्रार है इसकी नियुक्ति कौन करता है, ये तो पता हो गया आपको। अब मैं पूछूं कि किस अधिनियम के तहत की जाती है, तो याद रखिएगा, ये की जाती है जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1960, सॉरी 69। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसका उत्तर क्या होगा सही? केंद्र सरकार। नेक्स्ट देखो,
पंचायत चुनाव के लिए मतदान स्थल का निर्धारण कौन करता है? पंचायत चुनाव के लिए मतदान स्थल का निर्धारण करता है निर्वाचन अधिकारी। निर्वाचन अधिकारी, इसी को कहते हैं रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक है, तो अगर ये शब्द ना हो आपके ऑप्शन में तो इस शब्द को पकड़ने का प्रयास करिएगा। तो आंसर हो जाएगा निर्वाचन अधिकारी। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत समिति का गठन किस नियमावली के अनुरूप होता है? तो सितंबर की बात है, 2002 की। सितंबर 2002 में ग्राम पंचायत समिति नियमावली जारी हुई थी, और इसी नियमावली के आधार पर पंचायत समिति का गठन, हाँ, ग्राम पंचायत समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 2002। नेक्स्ट देखो, ग्राम सभा की बैठक में कितने सदस्यों की गणपूर्ति आवश्यक है? तो गणपूर्ति कितने सदस्यों की आवश्यक है? 1/5। ठीक। अब इसमें जरा एक पॉइंट देखो, इसमें धारा पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में। मैं लिखे दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। एक अधिनियम है, संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम। ठीक है, 1947, ईयर भी याद रखो। इसका एक अध्याय है, कौन सा अध्याय है? 3। इस अध्याय में क्या है, अर्थात इसका टाइटल क्या है? टाइटल है ग्राम सभा की बैठक और प्रत्यय। ठीक है, इसी अध्याय की एक धारा है, धारा 11, याद रखिएगा। इसी धारा 11 में कहा गया है गण पूर्ति के बारे में। और क्या कहा गया है? गण पूर्ति होनी चाहिए सदस्यों की संख्या का 1/5 भाग। तो गण पूर्ति की धारा भी याद रखिए, गण पूर्ति किस अध्याय में है वो भी याद रखिए। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखो, लोकतांत्रिक राजनीति व्यवस्था में शासन को आम जनता को दरवाजे तक लाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? यही है पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सच्ची लोकशाही केंद्र में बैठे 20 आदमी नहीं चला सकते, वह तो जमीनी स्तर पर गांव के लोगों द्वारा ही चलाई जानी चाहिए। ये आर्टिकल नंबर 40 से अभिप्रेरित है, और आर्टिकल 40 अभिप्रेरित है किससे? हाँ, महात्मा जी से, महात्मा गांधी से। तो ये जो वाक्य है वो गांधी जी का है, याद रखिएगा। कुछ कोटेशंस हैं, कोट्स हैं, मैं उसकी भी लिस्ट आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। और वो सारे के सारे लिस्ट बन रही हैं, मैंने टाइपिस्ट को दे दिया है। तो ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करिए। और हाँ, ये जो हमारा सेट था, सेट नंबर 8 था, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तब भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर अवश्य करिए। धन्यवाद।